हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो होगा अपेंडिसाइटिस पे। तो ये गैस्ट्रो का डिजीज़ है। तो अपेंडिसाइटिस होता है क्या है? सबसे पहले अपेंडिसाइटिस क्या होता है? जब आपके अपेंडिक्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स हमारी एक वर्मीफॉर्म स्ट्रक्चर यानी वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि अभी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है। तो अपेंडिक्स आपको याद रखना है कि इसका लेंथ कितना होता है। लेंथ होता है इसका 6 to 9 सेंटीमीटर। और ये हमेशा याद रखना है कि मान लो आपका अपेंडिक्स का डायमीटर 6 mm से अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि दिस कुड बी अपेंडिसाइटिस। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स का लोकेशन कहाँ पर होता है। अपेंडिक्स का लोकेशन होता है आपका इलियोसिकल जंक्शन में। ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन में होता है, जिसमें आपका 64% जो होता है वो रेट्रोसिकल होता है यानी सीकम के पीछे होता है। ठीक है, और उसमें 0.5% जो होता है वो आपके पोस्ट इलियल होते हैं। ठीक है, यानी इलियम के बाद होगा या इलियम के बीच, इलियम के बाद होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो होगा आपका हाँ, उसके बाद जो होता है वो आपका अपेंडिक्स जो होता है वो आपका ब्लाइंड एंड होता है, यानी एक एंड जो होगा उसका क्लोज होगा और एक एंड इसका कोलन में ओपन होगा। ठीक है, कोलन नहीं, सीकम में ओपन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम को बात करते हैं मेन कोजेस के। तो अपेंडिक्स क्या होता है? जब भी हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है तो वो पहले अपेंडिक्स से हो के फिर जाते हैं। तो बहुत केस हो सकता है कि उस केसेस में बहुत वो चांसेस हो सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है। तो मेन कोजेस ये है कि किसी चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है। दूसरा चीज़ हो सकता है कि हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या हो सकता है? हाइपरप्लेजिया और लिम्फोइड फॉलिकल्स। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल्स इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो ये बच्चों में ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन बच्चों में होता है। ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा हो सकता है फिकलित। फिकलित मीन्स स्टूल हार्ड हो गया। ठीक है, आपका स्टूल हार्ड हो गया जिसकी वजह से स्टूल का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसी की वजह से क्या होगा? आपका अपेंडिसाइटिस होगा, और ये आपके एडल्ट्स में जो होगा वो मोस्ट कॉमनली होगा। ठीक है। फिर उसके बाद और आपका हो सकता है आपका न्यूप्लाज्म या ट्यूमर बन सकते हैं। ठीक है। ये 50 ईयर से ज़्यादा एज में हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। उसके अलावा मान लो अपेंडिक्स का किसी की वजह से ट्विस्ट हो गया, अपेंडिक्स का कहीं से ट्विस्ट हो गया, कहीं से मुड़ गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा मान लो कोई गॉल स्टोन का डिपोजिशन हो गया, कॉलोन का इन्फेक्शन हो गया, और अनडाइजेस्टेड सीड, कई अनडाइजेस्टेड सीड फंस गया उसमें, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। सो दिस आर द मेन कॉजेस। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी सिंपल है। मान लो वही है कि हार्ट स्टूल या कोई अनडाइजेस्टेड सीड या कोई ट्यूमर, उसकी वजह से क्या हो जाएगी? उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है। उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो क्या होगा? आपका इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? आप ओरेफाइस का ऑब्स्ट्रक्शन होगा या उसमें एडिमा होगा, वो फूल जाएगा, एडिमा हो जाएगा उसमें। ठीक है। एडिमा होने की वजह से क्या होगा? अब आपका जो अपेंडिक्स है वो इस्चेमिक हो जाएगी। इस्चेमिक हो जाएगी तो क्या होगा वहाँ? अब इस्चेमिक है मतलब क्या है? उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा, उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा? टिश्यू नेक्रोसिस होगा। जब आपका इस्चेमिक होता है तो क्या होता है? हमेशा टिश्यू नेक्रोसिस होता है, यानी टिश्यू डेड हो जाता है। ठीक है। टिश्यू डेड होगा तो क्या होगा? उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। अब बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका गैंग्रीन या परफोरेशन होगा। ठीक है। तो परफोरेशन होगा जिसकी वजह से आपको बहुत पेन हो सकता है, तो उस केस में हमें अपेंडिसाइटिस में बहुत पेन फील होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में मेन तो यही है कि हमें एब्डोमेन में पेन फील होगा। एब्डोमेन में पेन फील होगा। एब्डोमेन में भी आपको मेन लोकेशन याद रखना है कि कहाँ पर? राइट लोअर क्वाड्रेंट पे आपको पेन फील होगा। राइट लोअर क्वाड्रेंट के मेक बर्नी पॉइंट पे, जो कि आपके मतलब अम्बलिकस और आसिस यानी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की 2/3 पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। 2/3 पे प्रेजेंट होगा। मैक बर्नी पॉइंट पे आपको क्या होगी? पेन फील होगी। ठीक है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है ये। ठीक है।
फिर उसके बाद जो होता है वो आपका क्या होता है, इसके बाद मान लो टेंडरनेस हो गया, एब्डोमिनल में टेंडरनेस होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका एब्डोमिनल पूरा रिजिड सा होता है, तो पूरा टफ सा, पूरा हार्ड सा हो जाता है एब्डोमिनल, ठीक है। उसके अलावा जो होता है वो आपका होता है एनोरेक्सिया हो सकता है, ठीक है। आपको भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, उसके अलावा और हो सकता है हैमबर्गर साइन, ठीक है। हैमबर्गर साइन इसका ये है कि अब हमारे इंडिया में तो हैमबर्गर नहीं है, हमारे टीचर ने बोला था कि इंडिया में हैमबर्गर नहीं है। तो इसमें आप जैसे कि पेशेंट को पूछोगे कि आपको समोसा खाना है, तो वो बोलेगी, मान लो उसका समोसा फेवरेट होगा, तब भी वो बोलेगी मुझे नहीं खाना है। तो उससे आप पता कर सकते हो काइंड ऑफ। उसके अलावा श्वास साइन, ठीक है। श्वास साइन में क्या होता है कि आपके एपेंडिसाइटिस की वजह से इलियोश्वास मसल्स में इरिटेशन होगा, ठीक है। जिसकी वजह से जब आपकी जब आप स्पेसिफिक हिप का मूवमेंट करोगे, हिप को आप जब मूव करोगे तो आपको पेन फील होगा, तो अच्छे से मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये श्वास साइन है। उसके अलावा आपका होता है ऑब्चुरेटर साइन। ऑब्चुरेटर साइन में क्या होता है कि ऑब्चुरेटर साइन में भी जैसे कि राइट लेग को आप फ्लेक्स कर रहे हो, ठीक है। राइट लेग को फ्लेक्स करके ऐसे, राइट लेग को फ्लेक्स करके आप क्या करने जा रहे हो, हिप को ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में आप लेकर जा रहे हो। तो उस केस में आपकी राइट साइड यानी राइट लोअर क्वाड्रेंट साइड में आपको पेन फील होगा। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि दिस कुड बी अपेंडिसाइटिस, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या होगी, उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस। उसके अलावा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर रोवसिंग साउंड, ठीक है। ये मतलब अपेंडिसाइटिस में मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रोवसिंग साइन। रोवसिंग साइन में क्या होगा आपका, अब पाल्पेट करोगे लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करोगे, मगर आपको पेन फील होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न दैट दिस पेशेंट माइट हैव एपेंडिसाइटिस, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा हम बात करते हैं डायग्नोसिस के। डायग्नोसिस में सबसे पहले तो वही हिस्ट्री लेना है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करना है, फिर उसके बाद हमें ब्लड काउंट, उनका सीबीसी चेक करना है। सीबीसी में आपको दिखेगा कि ल्यूकोसाइटोसिस दिखेगा, यानी डब्ल्यूबीसी ज़्यादा मिलेगा आपको, न्यूट्रोफिल ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ठीक है। उसके अलावा BHCG टेस्ट कर सकते हो। BHCG टेस्ट क्या होता है, या इसको हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हो। इससे आपको क्या करता है, इससे मतलब हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है। यंग फीमेल्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप डायग्नोसिस में आप क्या कर सकते हो, CT स्कैन कर सकते हो, एब्डोमेन का CT स्कैन कर सकते हो, और उसके अलावा USG कर सकते हो, ठीक है। और यूरिन एनालिसिस कर सकते हो यूटीएम वगैरह के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में अब क्या होता है कि मैनेजमेंट में यही होता है कि सबसे पहले अगर आपको पता चला कि आपको अपेंडिसाइटिस है तो इमीडिएट सर्जरी कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपेंडिक्स ऑलरेडी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो इट वुड बी नो यूज़ इन आवर बॉडी। सो क्योंकि अब अपेंडिक्स में अगर अपेंडिसाइटिस आपको अगर हो गई तो उससे क्या हो सकता है कि अगर आप उसको उस पार्ट को जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको आप काट के सर्जरी के थ्रू या काट के नहीं, मतलब उसको सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू नहीं वो करोगे, तो क्या हो सकता है कि वो उसका इन्फेक्शन दूसरे जगहों में फैल सकते हैं, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि सबसे पहला आप सर्जरी कर दो, यानी अपेंडेक्टोमी करो, ठीक है। अपेंडेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, तो इसको लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी कर सकते हो, लेप्रोटोमी के थ्रू भी कर सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। इसका रिकवरी काफ़ी क्विक होता है। उसके अलावा आप मेडिकेशन दो, एंटीबायोटिक्स दो, एंटी एमेटिक्स दो उसको, एंटीबायोटिक्स, एंटी एमेटिक्स और जितने भी मेडिकेशन वगैरह है वो सारी देना है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है, मान लो पेशेंट को एब्सेस फॉर्मेशन है, ठीक है। एब्सेस पेशेंट को मतलब अपेंडिसाइटिस है, मगर उसमें उसका एब्सेस भी फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसमें आपका सीकम और टर्मिनल इलियम दोनों इन्वॉल्व है। तो उस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम अपेंडेक्टोमी नहीं करेंगे, पहले हम उसकी एब्सेस को, फ्लूइड को हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे सबक्यूटेनियस के थ्रू, या हम सर्जिकली किसी के थ्रू हम सबसे पहले उसको निकालेंगे, ड्रेन आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स वगैरह उसको देंगे,
एंटीबायोटिक वगैरह देने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, हमें पता चला कि अब कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, कोई इन्फेक्शन का एविडेंस नहीं है, तो उसके बाद हम एपेंडेक्टोमी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट। तो उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वही है कि पेशेंट का जस्ट सर्जरी करने के बाद पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन देना है। ठीक है, फाउलर्स पोजीशन से क्या होता है, उसका एक हद तक पेन रिड्यूस हो सकता है एक चीज़ तो, और टेंशन रिड्यूस होगा जहाँ सर्जिकल साइट पे टेंशन रिड्यूस होगा। उसके अलावा ईज़िली ब्रीदिंग कर सकते हैं वो। ठीक है, फाउलर्स पोजीशन में वो ईज़िली ब्रीदिंग कर सकते हैं और थोरैसिक एक्सपेंशन को प्रमोट करेंगे। और उसके अलावा स्पायरोमेट्री करवाना है इसको, हर 2 घंटे में उसको स्पायरोमेट्री करवाना है। और मॉर्फिन देना है, पेन रिलीवर वगैरह, पेन किलर वगैरह। ठीक है, एनाल्जेसिक वगैरह देना है। और फिर आयोजान मॉनिटर करते रहना, वाटर मॉनिटर करते रहना। उसके अलावा पेशेंट को एनकरेज करना है कि आपका सर्जरी हुआ है, आपको इतना टाइम तक आपको हेवी लिफ्टिंग नहीं करना है। जब तक आपका सर्जरी साइट अच्छे से हील ना हो तब तक आपको हेवी लिफ्टिंग नहीं करना है। और पेशेंट को बोलना है कि आपको ऐसा है कि आपका सर्जरी हुआ है तो आप ऐसे बैठे नहीं रहोगे, आपको एम्बुलेट करना है, अपनी पैरों को मूव करना है, खुद को मूव करते रहना है, चलते रहना है। ठीक है, तो ये हो गया एपेंडिसाइटिस के बारे में। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो, हाँ मेरा एक वीडियो आएंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस पे, और वो मैं जल्दी बनाऊंगी। सो ये गैस्ट्रो का पार्ट है एपेंडिसाइटिस। होप आपको समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप टू सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।